मुगल शासक अकबर से वेतन प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति बदायूनी जो कि सन 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान युद्ध स्थल पर मौजूद था, स्वयं भी युद्ध कर रहा था और जिसके द्वारा बाद में हल्दी घाटी के उस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखा गया। एक किताब है मुंतखब उल तवारीख। उसी किताब में बदायूनी ने हल्दी घाटी के उस युद्ध का पूरा आंखों देखा हाल लिखा है। बदायूनी लिखता है कि युद्ध स्थल पर तीर चलाते हुए जब मैंने आसफ खां से पूछा कि यहां दोनों ही पक्षों के राजपूत ऐसे मिल गए हैं कि पता ही नहीं चलता हमारी ओर से लड़ने वाला राजपूत कौन है और शत्रु दल का राजपूत कौन है, तो आसफ खां ने मुझसे कहा कि तुम तो तीर चलाते जाओ, भले ही किसी भी पक्ष का राजपूत मरे, किसी भी पक्ष का आदमी मरे, इसमें तरक्की तो इस्लाम की होगी। फिर आगे बदायूनी ने लिखा है कि युद्ध स्थल पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मेरा एक भी वार खाली नहीं गया और मुझे भी काफिरों को मारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। काफिर का अर्थ है जो गैर इस्लामिक व्यक्ति हैं, वो काफिर हैं। बदायूनी के द्वारा हल्दी घाटी के उस युद्ध के संबंध में और क्या क्या बातें बताई गई हैं, इस संपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि वीडियो में बताई गई बातें मेरे निजी विचार नहीं हैं। जैसा सोर्सेज में लिखा गया है उसको वैसा ही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में लिखते समय थोड़ा आप ध्यान रखा करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इतिहास को पढ़ रहे हैं, आपस में लड़ नहीं रहे, इसीलिए कमेंट सेक्शन में आके कृपया करके लड़ाई ना किया करें आप लोग। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं इस विषय को। एक किताब है उदयपुर राज्य का इतिहास पार्ट 1, जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखी गई है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के संबंध में इतिहास में रुचि रखने वाले व्यक्ति अवश्य ही जानते हैं। इसी किताब में पेज नंबर 374, 375, 376 और 377 पर अल बदायूनी के द्वारा लिखे गए मुंतखब उल तवारीख की उन बातों को यों का यों उतारा गया है जो उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध के संबंध में लिखी हैं। हालांकि यह हिंदी ट्रांसलेशन है तो इसमें लिखी गई बातें हिंदी में हैं, उन्होंने हिंदी में नहीं लिखा था, यह ट्रांसलेट की हुई है। अल बदायूनी कौन थे, इनका परिचय मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दे दिया था। ये अकबर के वेतन भोगी थे, अकबर से वेतन प्राप्त करते थे और जून 1576 ईस्वी में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो उस समय स्वयं हल्दी घाटी के युद्ध स्थल पर ये मौजूद थे, युद्ध भी लड़ रहे थे और उस युद्ध का आंखों देखा हाल इनके द्वारा बाद में उस किताब में मुंतखब उल तवारीख में उतारा गया था। तो अब उन्होंने क्या लिखा है ये किताब में मैं आपको एक एक शब्द पढ़कर बताऊंगा। हालांकि मेरा ऐसा नेचर नहीं रहा कि किताब में देखकर मैं कोई वीडियो बनाऊं, मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो बिना देखे ही मैं बोलकर बनाता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि उस युद्ध में उस समय क्या हो रहा था और उस युद्ध का आंखों देखा हाल लिखने वाले व्यक्ति ने एज इट इज क्या बातें लिखी हैं वो उसी रूप में आपके सामने मैं रखूं। इसीलिए किताब देखकर मैं उन शब्दों को पढ़ूंगा क्योंकि इतने शब्दों को रटा नहीं जा सकता, समझाऊंगा हालांकि आपको। तो देखो क्या लिखा है। सबसे पहले, जब मानसिंह और आसफ खां, ये तो आपको पता है कि ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जून 1576 ईस्वी में। एक और मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप और दूसरी ओर अकबर की सेना का नेतृत्व देकर भेजा था। अकबर की सेना के लिए लिखा गया है शाही सेना और उसका नेतृत्व देकर भेजा गया था मानसिंह को। मानसिंह के अलावा अकबर की सेना में आसफ खां भी थे और भी बहुत सारे लड़ाके थे, यानी सोल्जर्स थे। तो क्या लिखा है, जब मानसिंह और आसफ खां गोगुंदे से 7 कोस पर दर्रे के पास में शाही सेना सहित पहुंचे तो राणा लड़ने को आया। मतलब वर्तमान में एक जगह है गोगुंदा जो राजस्थान के उदयपुर जिले में आता है। गोगुंदे से 7 कोस की दूरी पर एक दर्रा आता है। दर्रा मतलब पहाड़ी क्षेत्र में जो तंग रास्ता होता है उसको दर्रा कहा जाता है। तो जब यह सेना वहां पर पहुंची तो वहीं पर महाराणा प्रताप ने इस शाही सेना पर आक्रमण किया था और उसी स्थान को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। वो हल्दी घाटी वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद जिले में आती है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है कि ख्वाजा मोहम्मद रफी बदख्शी, यानी अब आगे बताया है कि जो मुगल सेना थी, जो शाही सेना थी, उसकी स्थिति किस प्रकार से थी, उनका जमावड़ा किस प्रकार से था। तो पहले समझा देता हूं फिर आपको बोलकर बताऊंगा। मानसिंह जो थे वो स्वयं बीच में थे, मध्य में थे और उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ लोग थे। जैसे एक तो कजाक थे, मोहम्मद रफी थे, शिहाबुद्दीन गुरोह थे, तो ये कुछ लोग थे। इसके अलावा लूणकरण थे, तो ये मानसिंह के चारों ओर थे। तो ये लिखा गया है क्या कि ख्वाजा मोहम्मद रफी बदख्शी, शिहाबुद्दीन गुरोह, पायंदह कज्जाक, अली मुराद उजबक और राजा लूणकरण तथा बहुत से शाही सवारों सहित
मानसिंह हाथी पर सवार होकर मध्य में रहा और बहुत से प्रसिद्ध जवान पुरुष हरावल के आगे रहे। हरावल के आगे होने का मतलब यह है, हरावल दस्ता जानते हैं जो फ्रंटलाइन सोल्जर होते थे, जो सबसे पहले फेस किया करते थे शत्रु को, वो हरावल दस्ता कहा जाता था। अब आगे और स्थिति बताई गई है कि राइट में कौन थे, लेफ्ट में कौन थे, किनको और आगे हरावल दस्ते में भेजा गया। तो यह बताया गया है, एक तो सैयद हाशिम बाराह, इनके नेतृत्व में चुने हुए 80 लड़ाके, लड़ाके मतलब सोल्जर, इनके नेतृत्व में चुने हुए 80 लड़ाकों को आगे हरावल से आगे भेजा गया। दक्षिण पार्श्व यानी राइट साइड में सैयद अहमद बाराह को रखा गया, उनके नेतृत्व में सेना रखी गई। और लेफ्ट साइड में यानी वाम पार्श्व में एक तो काजी खां को, काजी खां मुल्ला, और इसके अतिरिक्त सीकरी के जो शहजादे थे, ये चिश्ती के रिलेटिव थे, तो इनको रखा गया। मैं पढ़कर बताता हूं क्या बोला गया इसमें, कि चुने हुए आदमियों में से 80 से अधिक लड़ाके सैयद हाशिम बाराह के साथ हरावल के आगे भेजे गए और सैयद अहमद खां बाराह दूसरे सैयदों के साथ दक्षिण पार्श्व में रहा, राइट साइड में। आगे है शेख इब्राहिम चिश्ती के रिश्तेदार, ये सीकरी के थे, अर्थात सीकरी के शहजादों सहित काजी खां वाम पार्श्व में रहा, लेफ्ट साइड में रहा, और मिहत्तर खां चंदावल में। ठीक है, मिहत्तर खां वो व्यक्ति जो अब आगे चलकर ये अफवाह फैलाएगा जब उनकी पराजय होने लगेगी कि स्वयं मुगल बादशाह आ चुके हैं यहां पर। हालांकि ये बात इसमें मुंतखबुल तवारीख में देखने को नहीं मिलती, लेकिन अकबरनामा में देखने को मिलती है, जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अबुल फजल जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा गया है, ये जमावड़ा आपको समझ में आ गया, मुगल सेना का, शाही सेना या मुगल सेना का जमावड़ा किस प्रकार से था। अब आगे इसमें लिखा गया है कि महाराणा प्रताप ने क्या किया। महाराणा प्रताप के लिए राणा की का शब्द यूज में लिया है। वो घाटी में ऊपर थे, तंग दर्रे पर ऊपर थे, क्योंकि ऊपर वो उनको एडवांटेज था। उनके पास में 3000 या 3000 से अधिक राजपूत थे। उन्होंने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटा। एक का नेतृत्व दिया हकीम खां सूर अफगानी को और एक का नेतृत्व वो खुद कर रहे थे। अब हकीम खां सूर ने आगे चलकर आक्रमण किया और जो उनका हरावल दस्ता था तो उसमें हड़बड़ी सी मच गई। अब क्या क्या लिखा गया है एज इट इज आपको बताता हूं। देखो, राणा कीका यानी महाराणा प्रताप के संबंध में लिखा है, राणा कीका ने दर्रे के पीछे से, दर्रा यानी वही तंग रास्ता, 3000 राजपूतों सहित आगे बढ़कर अपनी सेना के 2 विभाग यानी 2 हिस्से किए, 2 विभाग किए। अब आगे लिखा है, एक विभाग ने जिसका सेनापति हकीम खां सूर अफगान था, पहाड़ों से निकलकर हमारी हरावल पर आक्रमण किया। आगे लिखा है कि भूमि जो है वो उबड़ खाबड़ थी, ऊंची नीची थी, तो हरावल की हार हुई बुरे तरीके से। कैसे लिखा है कि भूमि ऊंची नीची, रास्ते टेढ़े मेढ़े और कांटों वाले होने के कारण हमारी हरावल में गड़बड़ी मच गई। अब ये गड़बड़ी की जगह हड़बड़ी होगा, हो सकता है टाइप की मिस्टेक हो गई होगी, हड़बड़ी मच गई। आगे लिखा है जिससे हमारी पूरी तौर से हार हुई, यानी जो उनका हरावल दस्ता था शाही सेना का, उसकी पूरे तरीके से हार हुई। यह बात किसके द्वारा एडमिट की गई है? स्वयं अकबर के व्यक्ति के द्वारा, वो व्यक्ति जो उस समय युद्ध स्थल पर मौजूद थे और अकबर की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। अब आगे क्या है कि हमारी सेना के राजपूत, जिनका मुखिया राजा लूणकरण था और जिनमें से अधिकतर वाम पार्श्व थे, यानी वाम पार्श्व यानी लेफ्ट साइड में जो थे, भेड़ों के झुंड की तरह भाग निकले और हरावल को चीरते हुए अपनी रक्षा के लिए दक्षिण पार्श्व की ओर जोड़े। मतलब लूणकरण जो राइट साइड लेफ्ट साइड में थे, उनके संबंध में लिखा है कि उनके नेतृत्व में जो सैनिक थे वो भेड़ों के झुंड की तरह भाग निकले और दक्षिण पार्श्व की ओर गए। और दक्षिण पार्श्व में कौन थे? सैयद अहमद बाराह, वो दक्षिण पार्श्व की ओर थे, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में। अब आगे क्या लिखा है देखो, सुनना ध्यान से। इस समय मैं यानी स्वयं के लिए लिखा है अलबदायूनी ने, इस समय मैंने जो कि हरावल के खास सैन्य के साथ था, यानी स्पेशल फोर्स के साथ में वो था, खास सैन्य के साथ था, आसफ खां से पूछा। आसफ खां भी शाही सेना की ओर से ही लड़ रहे थे। तो क्या पूछा आसफ खां से कि ऐसी अवस्था में हम अपने और शत्रु के राजपूतों की पहचान कैसे करेंगे? भैया भगदड़ सी मच रही है। तो यहां पर अल-बदायूनी ने आसफ खां से पूछा कि हम कैसे पहचान करेंगे कि हमारी ओर से लड़ने वाले राजपूत कौन से हैं और शत्रु की ओर से लड़ने वाले राजपूत कौन से हैं। तो आसफ खां ने यह कहा कि तुम तो तीर चलाओ, जिस पक्ष का भी राजपूत मरेगा इसमें फायदा इस्लाम का ही है। और फिर आगे अल-बदायूनी ने यह लिखा है कि मुझे भी बहुत से काफिरों को मारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। काफिर का मतलब जो गैर मुस्लिम है। मैं यहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, इतिहास को इतिहास की तरह ही देखें, केवल मैं आपको ये बता रहा हूं उस समय क्या हो रहा था। ठीक है,
अब पढ़कर बताता हूं वो बातें जो अल-बदायूनी ने लिखी हैं। क्या लिखा है? इस समय मैंने, जो कि हरावल के खास सैन्य के साथ था, आसफ खां से पूछा कि ऐसी अवस्था में हम अपने और शत्रु के राजपूतों की पहचान कैसे कर सकें। उसने उत्तर दिया कि तुम तो तीर चलाए जाओ, चाहे जिस पक्ष के आदमी मारे जावें, इस्लाम को तो उससे लाभ ही होगा। ठीक है, इसलिए हम तीर चलाते रहे और भीड़ ऐसी थी कि हमारा एक भी वार खाली न गया और काफिरों के आगे ब्रैकेट में लिखा है हिंदुओं, काफिरों को मारने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब आप सोचो, वो तीर चला रहे हैं, अंधाधुंध तीर चला रहे हैं और इतनी भयंकर भीड़ है कि एक भी वार खाली उनका नहीं गया। अब आगे क्या लिखा है? इस लड़ाई में 12 के सैयदों तथा कुछ जवान वीरों ने रुस्तम सी वीरता दिखाई। जो उनकी ओर से लड़ रहे थे, उनकी बहादुरी के संबंध में लिखा है। दोनों पक्षों के मरे हुए वीरों से रणखेत छा गया, यानी चारों तरफ लाशें ही लाशें गिर गई थी। अब आगे है राणा कीका के सैन्य के दूसरे विभाग ने जिसका संचालक, पहले मैं वैसे समझा देता हूं। आगे लिखा गया है कि महाराणा प्रताप, राणा कीका लिखा है महाराणा प्रताप को, कि महाराणा प्रताप ने 2 हिस्से किए थे अपनी सेना के। एक तो हकीम खां सूर के नेतृत्व में और एक का नेतृत्व वो खुद कर रहे थे। तो उन्होंने आगे बढ़कर अब हमला किया। काजी खां लड़ रहा था, तलवार से उसका अंगूठा कट गया। इसके अलावा हरावल दस्ते को महाराणा प्रताप चीरते हुए, जो हरावल में थे वो वहां से काफी लोग भाग निकले अपनी जान बचाकर। महाराणा प्रताप उनको चीरते हुए और सेना के बीच में पहुंच गए, यानी जहां मानसिंह थे वहां पर आ पहुंचे महाराणा प्रताप। कैसे लिखा गया अब मैं बोलकर बताता हूं कि राणा कीका के सैन्य के दूसरे विभाग ने, जिसका संचालक स्वयं राणा स्वयं था, घाटी से निकलकर काजी खां के सैन्य पर, जो घाटी के द्वार पर था, हमला किया। बताया था मैंने आपको, काजी खां लेफ्ट साइड में था, घाटी के द्वार पर था, तंग रास्ते के द्वार पर था। महाराणा प्रताप ने हमला किया और उसकी सेना का संहार करता हुआ वह उसके मध्य पहुंच गया। अकबर के व्यक्ति ने लिखा, ठीक है, जिससे सबके सब सीकरी के शहजादे भाग निकले और उनके मुखिया शेख मंसूर के नहीं, ये खां होगा, टाइप की मिस्टेक है, शेख मंसूर खां, जो शेख इब्राहिम का दामाद था, भागते हुए एक तीर ऐसा लगा कि बहुत दिनों तक उसका घाव न भरा। देखो, शेख मंसूर जो ये सीकरी के थे, चिश्ती, उनके दामाद थे, उनको एक तीर लगा। उसके संबंध में लिखा है कि बहुत दिनों तक उनका घाव नहीं भरा था और सीकरी के जो शहजादे थे ये भाग निकले थे और काजी खां का भी अंगूठा कट गया था। आगे लिखा है, काजी खां मुल्ला होने पर कुछ देर डटा रहा, थोड़ी देर डटा रहा, परंतु दाहिने हाथ का अंगूठा तलवार से कट जाने पर वह भी अपने साथियों के साथ में भाग गया। अब इसके आगे की कुछ बातें जो अकबरनामा में लिखी गई है, जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, कि जब सेना पराजित हो रही थी तो ये सेना 5-6 कोस पीछे की ओर भागी, एक नदी के पास पहुंची, वहां बनास नदी आती है, तो उस नदी के पास में पहुंची। सेना पराजित हो रही थी तो मिहत्तर खां एक व्यक्ति है जिसने ढोल बजाना शुरू किया और ढोल बजाकर यह अफवाह फैला दी कि इस समय मुगल शासक स्वयं वहां पर आ पहुंचे हैं। और यह सुनकर हताश और भागती हुई उस शाही सेना में फिर से जोश आ गया। हालांकि मिहत्तर खां ने ढोल बजाकर क्या बातें कही, क्या प्रचार किया, इसके संबंध में बदायूनी ने अपनी किताब मुंतखबुल तवारीख में नहीं बताया। मतलब बदायूनी ने यह बातें नहीं लिखी कि मिहत्तर खां ने क्या कहा उस समय, लेकिन ढोल बजाकर यह प्रचार कर दिया कि बादशाह स्वयं वहां पर आ गया। अबुल फजल यह बात लिख रहे हैं, मैं बोलकर बताता हूं आपको। हमारी जो फौज, ये किसकी बातें हैं? अकबरनामा में जो बातें लिखी गई हैं। हमारी जो फौज पहले ही भाग निकली थी, नदी को पार कर, बनास नदी को पार कर 5-6 कोस तक भागती ही रही। इस तबाही के समय मिहत्तर खां अपनी सहायक सेना सहित चंदावल से निकल आया। उसने ढोल बजाया और हल्ला मचाकर फौज को एकत्रित करने के लिए कहा। उसकी इस कार्रवाई ने भागती हुई सेना में आशा का संचार कराया, जिससे उसके पैर टिके, यानी अब सेना वापस लड़ने को तैयार हुई। अब हालांकि इसका देखो स्पष्टीकरण आगे दिया है पेज नंबर 376 में, क्या कि मिहत्तर खां ने हल्ला मचाकर क्या कहा, इस विषय में बदायूनी ने कुछ नहीं लिखा। मतलब बदायूनी ने यह नहीं बताया कि मिहत्तर खां ने क्या बातें कही, ढोल बजाकर क्या कहा, यह नहीं बताया, लेकिन ढोल तो बजाया था। अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामे में। तो आगे क्या लिखा है देखो, परंतु अबुल फजल ने अकबरनामे में लिखा है कि सरसरी तौर से देखने वालों की दृष्टि में तो राणा की जीत नजर आती है। इतने ही में एकाएक शाही फौज की जीत होने लगी, जिसका कारण यह हुआ कि सेना में यह अफवाह फैल गई कि बादशाह स्वयं आ पहुंचा है। इसके बाद बादशाही सेना में हिम्मत आ गई और शत्रु सेना की जो जीत पर जीत प्राप्त कर रही थी, हिम्मत टूट गई। देखो एक बात समझना, वैसे तो हम जानते हैं इस युद्ध के बाद में क्या हुआ था। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था और सोर्सेज का रेफरेंस देते हुए बताया था कि युद्ध के बाद जो शाही सेना है वो गोगुंदे में आकर टिक गई थी। गोगुंदा उदयपुर में आता है और वहां उन्होंने
चारों तरफ खाइयां खोद ली थी, दीवारें बना दी थी, ताकि रात्रि में उन पर वापस हमला ना हो जाए। और भीलों ने उनको जो बुरी तरीके से परेशान कर रखा था, उन भीलों से भी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और महाराणा की सेना से भी बहुत परेशान हो गए थे। और मैंने ये भी बताया था कि उस समय खाने पीने के लिए उनके पास में सामान नहीं था। जून का महीना था तो पेड़ों पर कैरियां लग रही थी, कच्चे आम को कैरी कहते हैं, तो उन कैरियों से ही पेट भर रहे थे और अपने ही घोड़ों को काट काट कर खा रहे थे, क्योंकि जब वो भोजन की तलाश में बाहर जाते थे तो महाराणा प्रताप की सेना और भील उन पर आक्रमण कर देते थे और मारे जाते थे वो लोग। कौन? शाही सेना के लोग। और फिर बाद में अकबर ने शाही सेना को आदेश दे दिया था कि वापस गोगुंदे से लौटो, और कुछ समय तक अकबर मानसिंह से नाराज भी रहे थे। उनके मुगल दरबार में प्रवेश पर रोक लगा दी थी मानसिंह के। ये मैंने बताया था, युद्ध के बाद इस तरह की बातें हुई थी। बाकी निष्कर्ष निकालना या एनालिसिस करना, परिणाम कैसा रहा होगा, यह आपका काम है। अब आगे क्या लिखा गया है देखो बदायूनी के द्वारा, वो बताता हूं। मानसिंह के वे राजपूत जो हरावल के वाम पार्श्व में थे भागे, जिससे आसफ खां को भी भागना पड़ा। मतलब मानसिंह के साथ के जो राजपूत थे वो लेफ्ट साइड में थे, वाम पार्श्व में। जब वो भागे तो उनके साथ में आसफ खां को भी भागना पड़ा। अब आगे क्या लिखा है, और उन्होंने दाहिने पार्श्व के सैयदों की शरण ली, वाम से भागकर राइट में चले गए और वहां जो सैयद थे, सैयद अहमद खां बारह, उनके पास जाकर शरण ली। आगे, यदि इस अवसर पर सैयद लोग टिके न रहते तो हरावल के भागे हुए सैन्य की ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि बदनामी के साथ हमारी हार हो जाती। ये बातें लिखी गई हैं किसके द्वारा? बदायूनी के द्वारा, कि जो लेफ्ट साइड के जो लोग भागे वो राइट में गए सैयदों के पास में, और अगर वो लोग नहीं टिकते तो हमारी बदनामी के साथ, बहुत ज्यादा बदनामी के साथ फिर हार होती। अब हालांकि उम्मीद है आप भी समझ गए होंगे कि हल्दी घाटी के उस युद्ध स्थल पर क्या हो रहा होगा, लेकिन फिर भी देखो बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनमें घुमा फिरा कर इन बातों को बताया गया है। लेकिन फिर भी इतिहास में जिस व्यक्ति ने जितनी योग्यता दिखाई, जितना कौशल दिखाया, उनको उतना महत्व दिया जाना चाहिए। चलिए बाकी फिर कोई विषय देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।